दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पहले के ज़माने में मूवीज़ कैसे एडिट किए जाते थे? यानी अगर मैं बात करूं 60s की, 70s की या उससे भी पहले के समय की, जब कंप्यूटर्स वगैरह इतने पॉपुलर नहीं थे या इतने चलन में नहीं थे, तो मूवीज़ कैसे एडिट किए जाते थे? आज तो हमारे पास काफ़ी पावरफुल मशीन्स हैं, कंप्यूटर है, एक से एक बढ़ के सॉफ्टवेयर हैं। फिर मैं चाहे बात करूँ प्रीमियर प्रो की, सोनी वेगास प्रो की, फिल्मोरा की, काइनमास्टर की, या फिर करंटली सबका फेवरेट दा विंची रिजॉल्व की। इनफैक्ट आज के टाइम में तो आप मोबाइल से भी वीडियो एडिट कर सकते हो, बट पहले के टाइम में ये करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि कंप्यूटर ही इतने पॉपुलर नहीं थे या फिर इतने यूज़ में नहीं होते थे, तो फिर सॉफ्टवेयर में तो बहुत दूर की बात है। बट फिर भी मूवीज़ तो बनती ही थी और आज भी बनती हैं। जो फ़र्क आया है वो आया है आपके विजुअल एक्सपीरियंस में और उस फिल्म्स की विजुअल क्वालिटी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पुराने ज़माने में मूवीज़ कैसे बनते थे, कैसे एडिट हुआ करते थे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। बट उससे पहले मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका कॉल ऑफ टेक्स में। अब आप में से बहुत से लोग शायद इस बात को जानते होंगे और शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि जो वीडियोस होता है वो कुछ नहीं होता बल्कि बहुत सारी इमेजेस होती हैं। जब मल्टीपल इमेजेस को हमारे सामने एक सीक्वेंस पर रन किया जाता है काफ़ी तेज़ी से, तो वो हमें एक वीडियो के फॉर्म में दिखाई देता है। अब इमेजेस जितनी ज़्यादा होंगी वीडियो उतना ही स्मूथ होगा और इमेजेस जितनी कम होंगी वीडियो उतना ही जिटरी या लैगी होता है। इसी चीज़ को हम फ्रेम पर सेकंड से डिनोट करते हैं, जहाँ पे फ्रेम्स का मतलब होता है इमेजेस। ईयर 1878 में एडवर्ड मेब्रिज ने इसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लगभग 1 लाख फ़ोटोज़ ली थी बहुत सारे ह्यूमंस की, डिफरेंट एनिमल्स की रन करते हुए या फिर एक किसी मोशन में। फिर उसके बाद इन्होंने एक ज़ूप्रैक्सिस्कोप नाम की एक मशीन बनाई थी जिनमें इन्होंने इन इमेजेस को रन किया था। वो इमेजेस हमें उस समय एक मोशन पिक्चर के फॉर्म में दिखाई देती थी और इसी तरह ज़ूप्रैक्सिस्कोप दुनिया का पहला GIF प्रोजेक्टर बना था। फिर क्या धीरे धीरे इसी इमेज कैप्चरिंग और प्लेबैक मेथड की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुए और आप ये कह सकते हो कि जो मॉडर्न प्रोजेक्टर हैं उसकी नींव इसी ज़ूप्रैक्सिस्कोप नाम के डिवाइस ने रखी थी। 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में फिल्म कैमरा का इन्वेंशन हो चुका था और वीडियोस को कैप्चर करने के लिए और उनको स्टोर करने के लिए इन्हीं रील्स का यूज़ किया जाता था। अब जैसे कि आप में से बहुत से लोगों ने रील वाले कैमरे तो देखे होंगे जिनमें एक फिल्म नेगेटिव या फिल्म रील का यूज़ होता था, तो उसी प्रकार की रील्स इन कैमरा में यूज़ किया जाता था। अब आज के टाइम में तो हमारे पास डिजिटल कैमरा है, मोबाइल हैं, जिनमें वीडियो को रिकॉर्ड या स्टोर करने के लिए हम मेमोरी कार्ड का, पेन ड्राइव का या हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। बट पहले के टाइम में इन्हीं वीडियोस को रिकॉर्ड या स्टोर करने के लिए फिल्म रील्स का यूज़ होता था। इन्हीं रील्स को सिनेमा घरों में, थिएटरों में काफ़ी तेज़ स्पीड से चलाया जाता था प्रोजेक्टर की मदद से, और जब उस प्रोजेक्टर की लाइट पर्दे पर पड़ती थी तो वो आपको एक मूवी के फॉर्म में या एक फिल्म के फॉर्म में दिखाई देता था। अब अगर बात करें इसको एडिट करने की, यानी इन फिल्म रील्स को एडिट कैसे किया जाता था, तो इन फिल्म रील्स को एडिट करने के लिए मूवियोला और स्टीनबेक नाम की मशीन का यूज़ किया जाता था। अब जो बंदा इन मशीन्स को ऑपरेट करता था, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो जो वीडियो एडिटर होता था, वो क्या उसका सबसे पहला काम होता था पिक्चर रील को और ऑडियो पार्ट को सिंक्रोनाइज़ करना, क्योंकि जो पहले पिक्चर रील्स होती थी और ऑडियो रील्स होती थी वो दोनों अलग अलग हुआ करती थी। अब आज के टाइम में तो वीडियो और ऑडियो को सिंक्रोनाइज़ करना काफ़ी इजी है, आप एक क्लिक में इसको कर सकते हो। और अगर आप भी मेरी तरह अलग अलग डिवाइसेस से ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड करते हो तो आप जानते ही होगा कि ये चीज़ कैसे करनी है। बट पहले के टाइम में ये काम बिल्कुल मैनुअली किया जाता था। जो एडिटर होता था उसको मेक श्योर करना पड़ता था कि जो पिक्चर रील का पार्ट है और जो ऑडियो का पार्ट है वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज़ हो, बिल्कुल मैच करे, और जब वो मैच कर जाता था तो वो जो एडिटर था उन रील्स पे एक पॉइंटर, एक मार्कर बना देता था। अब सारे पिक्चर रील और ऑडियो सिंक्रोनाइज हो जाने के बाद एडिटर का काम हुआ करता था कि इन रील्स में से वो अनवांटेड पार्ट को, यानी कि अनचाहे पार्ट को रिमूव कर दे। तो इन अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के लिए उसको मैनुअली उन रील्स को कट करना पड़ता था सीजर या मशीन की मदद से, और उसके बाद वो ग्लू या टेप से, जी हाँ लिटरली ग्लू या टेप से उनको जोड़ता था, उनको स्प्लाइस करता था। अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा है फाइबर वाला, या कभी आपने फाइबर ब्रॉडबैंड लगाया होगा, तो आपने देखा होगा उनके पास एक स्प्लाइसिंग मशीन होती है जिसके थ्रू वो ब्रॉडबैंड के वायर्स को जोड़ते हैं। तो कुछ इसी तरीके का वो प्रोसेस हुआ करता था। फिर जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती थी तो एक मोशन पिक्चर तैयार होती थी। अब इस मोशन पिक्चर को वीडियो फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के लिए टेलीसिने नाम की मशीन का यूज़ किया जाता था। अब अगर बात की जाए मूवी में VFX की, स्पेशल इफेक्ट्स की, CGI की, यानी कि जिसको हम कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी बोलते हैं, तो पहले की मूवीज़ में इतने CGI वगैरह का यूज़ तो होता नहीं था। बट जब लेट 60s में और मिड 70s में
2001 आ स्पेस ओडिसी और स्टार वॉर्स जैसी फिल्में बनी तो हॉलीवुड में तो एटलीस्ट वीएफएक्स का चलन तो शुरू ही हो गया था। पर उस समय भी जो स्पेशल इफेक्ट्स हुआ करते थे वो सीजीआई ना होकर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स होते थे, यानी कि जो चीज़ें होती थी उनको रियल में यूज़ किया जाता था। अब प्रैक्टिकल इफेक्ट का आपको सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो आप में से बहुत से लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मूवी तो ज़रूर से देखी होगी और उसमें आपने ये सीन तो ज़रूर से देखा होगा। अब इस सीन में जो बिल्डिंग्स हैं वो किसी 3D मॉडल से क्रिएट नहीं की गई हैं। अगर आज के टाइम में इस सीन को क्रिएट करना होता तो इसका 3D मॉडल बनता 3D सॉफ्टवेयर में, फिर इसको CGI की मदद से VFX की मदद से ये डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता। बट इसका यूज़ ना करते हुए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे इस सिटी का इन बिल्डिंग्स का एक मिनिएचर मॉडल बनाया है और इसको खुद से डिस्ट्रॉय किया है और फिर इसको कैमरे में रिकॉर्ड किया है। अब दोस्तों इस तरह का एग्जांपल आपको बॉलीवुड में भी देखने को मिल जाएगा। कोई मिल गया का जादू तो आप सभी को याद होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोई मिल गया का जादू था वो किसी 3D सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं बनाया गया था, बल्कि उसको इंद्रवदन पुरोहित नाम के एक्टर ने प्ले किया था रियल लाइफ में। तो उनको जादू की ड्रेस पहनाई गई थी और जादू का मास्क पहनाया गया था, फिर जाके वो जादू का कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने। अब प्रैक्टिकल इफेक्ट के एग्जांपल आपको और भी बहुत सारी मूवीज़ में देखने को मिल जाएंगे और ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज़ नहीं होते हैं। बस ये है कि जो VFX है और स्पेशल इफेक्ट CGI है इनका यूज़ आजकल थोड़ा ज़्यादा होने लगा है। हॉलीवुड के मोस्ट रेनाउंड और फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान भी बहुत बड़े फ़ैन हैं प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के और उनकी बहुत सारी मूवीज़ में आपको प्रैक्टिकल इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। फिर चाहे वो डार्क नाइट हो, इंसेप्शन हो या फिर रिसेंटली रिलीज़ हुई टेनेट हो, इन सभी मूवी में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट का यूज़ किया है क्योंकि क्रिस्टोफर नोलान स्पेशल इफेक्ट्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। अब दोस्तों क्रिस्टोफर नोलान को प्रैक्टिकल इफेक्ट से इतना प्यार है कि इन्होंने अपनी द डार्क नाइट मूवी में जो प्लेन था उसके तो परखच्चे ही उड़ा दिए थे और अपनी टीनेट मूवी में इन्होंने प्लेन को एक्चुअल में क्रैश कर दिया था एयरपोर्ट में। यानी कि ये जो दोनों सीन हैं वो बिल्कुल भी CGI नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल इफेक्ट है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रैक्टिकल इफेक्ट आज भी यूज़ होते हैं, तो बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर इन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसी के साथ साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी और एडवांस होती जा रही है और समय के साथ साथ आपको इसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो शायद अब आपको पता चल गया होगा कि पुराने ज़माने में मूवीज़ वगैरह कैसे एडिट होते थे और उनमें कैसे धीरे धीरे बदलाव आया। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो घंटे का आइकन तो ध्यान से दबाई दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।